हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं बिहार बीएड एंट्रांस एग्जाम से संबंधित प्रैक्टिस सेट 1 और ये जीके जीएस से संबंधित होंगे। तो बता दें, बीएड जो है, बीएड का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो इस बार जो फॉर्म फिलअप हुआ है 1.2 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है, ठीक है। और उसमें 40 सीट जो है टोटल लगभग कितना 38,000 40,000 के आसपास सीट है इस बार बीएड में। और फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट था 15 मार्च। और लेट फी के साथ अगर फिल कीजिएगा फॉर्म को तो 20 मार्च तक आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन था, हम आपको बता दिए। इस बार देखिए 1.2 लाख फॉर्म फिलअप हो चुका है अभी तक में, तो याद रखिएगा। तो उसी से संबंधित हम प्रैक्टिस सेट 1 लेके आए और ये जीके जीएस से संबंधित होंगे। तो आज हम जीके जीएस को तो बताएंगे ही, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सिर्फ आप लोग वीडियो के अंत तक बनी रहेगा। प्रत्येक प्रश्न को हम बताते कैसे हैं तो आप लोग देखते चलिएगा। पहला प्रश्न है, अवस्रव्य तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। सही बात है, अवस्रव्य तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है जिसकी आवृत्ति होती है। कितनी होती है आवृत्ति अवस्रव्य तरंगे की, आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए हम प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न को लेकर आए हैं, आप लोग सिर्फ देखते चलिएगा। ऑप्शन में दिया 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, उसके बाद 20 हर्ट्ज से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना अवस्रव्य तरंगे की आवृत्ति। तो देखिए अवस्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से कम हो जाएगा अवस्रव्य तरंगे की आवृत्ति। अवस्रव्य तरंगे की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होता है। उसके बाद 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो होता है वो होता है श्रव्य तरंगे, जिसे हम लोग सुन सकते हैं। श्रव्य तरंगे की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। अब श्रव्य जो तरंगे होती है जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उसको हम नहीं सुन सकते हैं। जिस सब कुत्ता सब सुनता है ना, कुत्ता चमगादड़ ये सब सुनता है, पूरा स्लो आवाज़ होता है, वो अवस्रव्य तरंगे। लेकिन हम लोग जो सुनते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के ध्वनि तरंगों को हम लोग सुन सकते हैं। उसके बाद 20,000 हर्ट्ज से अधिक, इसको हम नहीं सुन सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? पराश्रव्य तरंग। क्या बोलते हैं? पराश्रव्य ध्वनि तरंगे, ठीक है। याद रखिएगा, तीनों को याद रखना है आपको। अवस्रव्य तरंगे की जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम, श्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, और पराश्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो तीनों बातों को याद रखना है। और इसके अलावा ये भी याद रखना जो हर्ट्ज है किसकी इकाई है, यूनिट किसकी इकाई है? तो आवृत्ति की ऐसा यूनिट क्या है? हर्ट्ज है। याद रखिएगा क्या है? हर्ट्ज है। इसका सिंबल क्या है? हर्ट्ज है। इसका सिंबल HZ है। क्या है? HZ। याद रखिएगा, यह आवृत्ति की ऐसा यूनिट था। तो सारे फैक्ट को आपको याद रखना होगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, क्योंकि आपको अवस्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति चुनना था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया, 20 हर्ट्ज से कम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस से संबंधित कि एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात कितना होता है? एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात कितना होता है आपको ये बताना है। एक्वारेजिया ये अंग्रेजी वर्ड है, AQUAREGIA, एक्वारेजिया। देखिए होता है इंग्लिश ये, इसका हिंदी क्या? तो अम्लराज इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्लराज। बहुत देखिए यहाँ पे क्या क्या है, एक्वारेजिया को ही हिंदी में से लिख दिया। ऐसे देखिए आजकल एग्जामिनर ऐसे करता है, उसका हिंदी अंग्रेजी नहीं देता, जो अंग्रेजी होता है अंग्रेजी को ही हिंदी में लिख के दे देता है। तो याद रखिएगा एक्वारेजिया में जो अम्लों का अनुपात होता है वो कितना होता है। और एक बात बताना है कि एक्वारेजिया में होता कौन कौन सा अम्ल, पहले पता चलेगा तब कि एक्वारेजिया में जो अम्लराज में होता कौन सा अम्ल है, तब उस अम्ल का कितना रेशियो है, अनुपात है, वो आपको बताना है। तो पहले हम इसका रेशियो जान लेते हैं, उसके बाद जानेंगे अम्लराज एक्वारेजिया में कौन कौन से अम्ल होते हैं और उसका रेशियो कितना होता है। ऑप्शन में दिया 1:2, 2:1, 1:3, 3:2। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1:3 होता है। एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात 1:3 होता है, 1:3 के रेशियो में होता है। याद रखिएगा। अब हम जानेंगे कि एक्वारेजिया में कौन कौन से एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं। तो देखिए HNO3 नाइट्रिक अम्ल और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात होता है 1:3। तो याद रखिएगा एक्वारेजिया में कौन कौन से अम्ल होते हैं? एक नाइट्रिक अम्ल होते हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। और इन दोनों अम्लों का अनुपात कितना होता है, रेशियो कितना होता है? 1:3। यानी कि नाइट्रिक जो एसिड है, अम्ल है, वो 1 है उसका, और हाइड्रोक्लोरिक का 3 है। याद रखिएगा 1:3। और कौन कौन से अम्ल होते हैं एक्वारेजिया में? तो ये नाइट्रिक अम्ल होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। ये दोनों अम्ल होते हैं एक्वारेजिया में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये
एक्वारेजिया एक पीला रंग या कभी कभी लाल रंग का ये धूमापान तरल होता है। अम्लराज एक भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल का होता है, 3 भाग हाइड्रो बोले ना, 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का होता है, 3 भाग क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है। और कभी कभी पूछता है अम्लराज में पता क्या घुल जाता है, अम्लराज में लिख देते हैं, अम्लराज बोलिए या एक्वारेजिया बोलिए, पहले हम बता दिए हिंदी इंग्लिश। अम्लराज में जो सोना होता है, गोल्ड होता है, सोना, क्वेश्चन पूछेगा घुलता है कि नहीं घुलता है, तो याद रखिएगा अम्लराज में सोना जो होता है, गोल्ड होता है, ये घुल जाता है। क्या होता है? घुल जाता है। इसको आपको याद रखना है। और अम्लराज में कौन सा एसिड होता है? नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का भाग 1, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भाग 3, तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:3। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह के हम प्रत्येक प्रश्न को बताएंगे, सिर्फ आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको करेजी जीएस अड्डा चैनल के नाम से, मतलब टेलीग्राम में चैनल है करेजी जीएस अड्डा के नाम से, वहाँ पे जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे सारे क्वेश्चन का पीडीएफ वहाँ पे हम डाल देंगे। नेक्स्ट है, कौन सा स्तनपायी जो मैमल है अंडे देता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। कौन सा स्तनपायी है जो कि अंडा देता है? स्तनपायी है, मैमल है, लेकिन वो अंडा देता है। ऑप्शन में दिया कंगारू, डॉल्फिन, ओपोसम, डक बिल्ड प्लेटिपस। डक बिल्ड प्लेटिपस। तो देखिए, कंगारू ये अंडा नहीं देता है, डॉल्फिन भी वही नहीं होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डक फील्ड प्लेटिपस। डक फील्ड प्लेटिपस, याद रखिएगा, ये मैमल्स भी है, स्तनपायी भी है और अंडा भी देता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको याद रखना होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डक बिल्ड प्लेटिपस। डक बिल्ड प्लेटिपस याद रखिएगा, स्तनपायी भी है, अंडा भी देता है। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो बता दें, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, आप ऐसा इसको ट्रिक से याद नहीं रखिएगा, गमछा झाड़ मित्र पर ट्रिक होता है ना, ट्रिक से याद नहीं रखिएगा। कभी कभी क्रम पूछ लिया जाता है कि पश्चिम से पूरब किसका क्रम बताइए, कभी कभी पूछेगा पूरब से पश्चिम का क्रम बताइए, तो याद रखिएगा ट्रिक में नहीं जाइएगा आप लोग क्रम से याद कर लीजिएगा। ठीक है, हम बता रहे हैं, आप लोग देखते चलिएगा। 8 राज्य से जो होकर गुजरती है कर्क रेखा, कौन कौन से हम बता देते हैं। पश्चिम से पूरब, पहले आ जाएगा गुजरात, फिर नक्शा में भी हम बता देंगे। ठीक है, अभी वैसे बताते हैं। पहले गुजरात आएगा, उसके बाद दूसरा नंबर पे राजस्थान आएगा। देखिए, हम इधर पश्चिम से पूरब जा रहे हैं, राजस्थान आएगा। तीसरा नंबर पे आएगा मध्य प्रदेश। तीसरा नंबर में क्या आएगा? मध्य प्रदेश। उसके बाद चौथा नंबर में आएगा छत्तीसगढ़। चौथा नंबर में क्या आएगा? छत्तीसगढ़। 4 हो गया और 4 लिखना है। उसके बाद आएगा झारखंड। उसके बाद झारखंड, और झारखंड के बाद आएगा क्या? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 8 का नाम आप याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब इसको हम नक्शा से देखते हैं। देखिए, मान लीजिए भारत का नक्शा बना रहे, ठीक है, तो ऐसे बना रहे, ठीक है, आप लोग हंसीएगा नहीं। मान लें भारत है, ठीक है, यहाँ पे पहले गुजरात आएगा, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य से होकर गुजरते हैं। पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। ये इसका मतलब है, याद रखिएगा नक्शा से पश्चिम से पूरब, आप पूरब से भी पश्चिम याद रखिएगा। पूरब से पश्चिम आएगा तो पहले क्या आएगा? मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम के बड़े बड़े जब एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ पर क्रम पूछ लिया जाता है कर्क रेखा। ये नहीं याद रखिएगा गमछा झाड़ मित्र पर ट्रिक इधर उधर ऐसे नहीं, आप नक्शा से याद रखिएगा। अब बताइए यहाँ पे कि कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? राजस्थान से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ठीक है, आपको नहीं ही चुनना था, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है डॉट डॉट के भीतर। कितने दिनों के भीतर अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है उसको भरना पड़ेगा? 6 महीनों के भीतर, 1 महीनों के भीतर, 12 महीनों के भीतर या 3 महीनों के भीतर? याद रखिएगा, जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है उसको 6 महीनों के भीतर, 6 महीने के भीतर उसको भरना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 महीने के भीतर। अभी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, भारत देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अब पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति, 15 नंबर के हैं। ठीक है, तो सारे फैक्ट को आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है निर्धारित किए गए हैं, किस भाग में मूल कर्तव्य है? भाग 2 में क्या है? भाग 2 में है नागरिकता। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में है क्या? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज पूछा है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। उसके बाद भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज का फुल फॉर्म होता है डीपीएसपी। और ये किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। आयरलैंड, ये क्वेश्चन पूछा गया था किसी में? सीजीएल एग्जाम में, एसएससी सीजीएल में, याद रखिएगा। डीपीएसपी भाग 4। 4 के ए में है मूल कर्तव्य, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भाग 4 के ए में है मूल कर्तव्य। और अनुच्छेद पूछेगा, मूल कर्तव्य का अनुच्छेद 51 का ए में, 51 का ए में, भाग 4 के ए में। याद रखिएगा भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य है? तो भाग 4 के ए में है। 4 में है डीपीएसपी, 4 के ए में है मूल कर्तव्य, दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है? ये साइंस से संबंधित प्रश्न है। ल्यूमेन, कैंडला, ये किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का है। कैंडला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति तीव्रता का कैंडला है। हर्ट्ज ये आवृत्ति का है, सॉरी इधर से होगा। हर्ट्ज ये आवृत्ति का है, पहले ही बताएं। उसके बाद ओम मीटर ये प्रतिरोधकता का है। प्रतिरोधकता, प्रतिरोध का नहीं है, प्रतिरोधकता का है। प्रतिरोधकता का ओम मीटर है, प्रतिरोध का ओम है लेकिन प्रतिरोधकता का ओम मीटर है, याद रखिएगा। तो ल्यूमेन किसका मात्रक है? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्योति फ्लक्स का। ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन, याद रखिएगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज कर जाते हैं। जिस तरह हम लिखेंगे प्रतिरोध, रेसिस्टेंस, प्रतिरोध, एक लिखते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, इसका मात्रक होता है ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। अब प्रतिरोध का होता है ओम, दोनों में याद रखिएगा, ठीक है? दोनों पूछा जाता है। ओम का सिंबल कैसे होता है? ऐसे 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 होता है ओम का सिंबल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? सदिश, वेक्टर है ना, स्केलर वेक्टर हम लोग पढ़ते हैं ना, अदिश राशि, सदिश राशि। आपको बताना सदिश कौन है? सदिश होता है वेग, समवेग, आवेग, बल, बलाघूर्ण, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, ये सभी समवेग राशि है। मैं समवेग कहते हैं, सदिश राशि है। तो समझ या न समय लिखे, समय, समय अदिश है, ऊर्जा भी अदिश है, द्रव्यमान भी अदिश है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वेग। वेग ये सदिश राशि है, ठीक है, वेक्टर है, याद रखिएगा। सदिश राशि कौन है? वेग। वेग, समवेग, आवेग, सदिश, गो समय आ रहा ना, आघूर्ण, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, ये सब सदिश राशि है। चाल हो गया, समय हो गया, ऊर्जा हो गया, द्रव्यमान हो गया, ये सब अदिश है। आपको सदिश सुनना था, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वेग, वेलोसिटी। नेक्स्ट है कि भारत राष्ट्र कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, ये तो पता होगा, 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफर था, डफरिन, लॉर्ड डफरिन के समय स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 1885 में, ठीक है, याद रखिएगा। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम द्वारा। इसका पूरा नाम होता है एलन एक्टिवियस ह्यूम, और उस समय वायसराय थे भारत के कौन? लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष, जो लाइट ईयर है, क्या है? एक दिन में तय की गई प्रकाश की दूरी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश का मात्रक है, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए, प्रकाश वर्ष जो होता है लाइट ईयर, ये प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जितना दूरी तय किया जाता है उसे ही प्रकाश वर्ष बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पी हो जाएगा, यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम लोग बोलेंगे प्रकाश वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा। कभी कभी ऐसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका यूनिट है, ठीक है, किसका यूनिट है? तो याद रखिएगा प्रकाश वर्ष दूरी का है। किसका है? दूरी का है, दूरी मापता है। ये नहीं कि यहाँ वर्ष लग गया तो समय दे देंगे, वहाँ ऑप्शन में समय देगा, चाल देगा, दूरी देगा, ऐसे करके देगा। याद रखिएगा प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। आ गया लास्ट प्रश्न। इस प्रश्न का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। ऑप्शन में दिया माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, प्लीहा, जिसे भी कहा जाता है उसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना, हम सबका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।